भुगतान किया जाएगा। विभाग द्वारा किसानों को कृषि आदान अनुदान भुगतान करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डूंगरपुर जिले में 344 गांवों में 33% या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है तथा 1,09,659 कृषक प्रभावित हुए हैं। सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण करने हेतु दिनांक 9/12/21 को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशु संरक्षण गतिविधियों यथा पशु शिविर चारा डिपो खोलने हेतु दिनांक 10/1/22 को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं तथा पेयजल परिवहन हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को लिखा जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में खरीफ फसल वर्ष 2021 में सूखे से बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर, डूंगरपुर एवं चूरू जिले की 64 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे से 31 करोड़ 21 लाख हेक्टेयर में 33% या इससे अधिक फसल खराबा हुआ तथा 22.65 लाख कृषक प्रभावित हुए हैं। जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। सूखे से 10 जिलों में 6,122 गांवों में 33% या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है। प्रभावित कृषकों में से 1,84,682 कृषकों को हेतु 175.77 करोड़ रुपए का कृषि आदान अनुदान वितरण करने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई। डूंगरपुर जिले में सूखे से 3 तहसीलों में ही खराबा होने के कारण अभाव ग्रस्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न पानाचंद मेघवाल, प्रश्न संख्या 242। खंड 1 जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का किराया पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र की तुलना में कम है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का विगत 3 वर्षों का घाटा निम्नानुसार है। वित्तीय वर्ष 2018-19 153 करोड़ 76 लाख, 20-19 217 करोड़ 6 लाख, 20-21 189 करोड़ 76 लाख। निगम के घाटे में रहने के प्रमुख कारण निम्न रहे हैं। डीजल की दरों में निरंतर बढ़ोतरी, पुराना वाहन बेड़ा होने के कारण वाहनों के रख रखाव एवं मरम्मत पर अधिक व्यय, निगम वाहनों के समानांतर निजी बसों का प्रतिस्पर्धात्मक संचालन, विगत 2 वर्षों में कोविड-19 के कारण संचालन में कमी, निगम कर्मियों के वेतन एवं मानदेय वेतन आयोगों की अनुशंसा नियत होना। खंड 2 रोडवेज रूटों पर अवैध बसों के संचालन को रोकने के लिए विभागीय उड़न दस्तों द्वारा समय समय पर उक्त श्रेणी के वाहनों की जांच कार्रवाई की जाती है। विगत 3 वर्षों में की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3 जी नहीं। अवैध बसों के संचालन को रोकने अंकुश लगाने हेतु समय समय पर विभागीय उड़न दस्तों द्वारा प्रभावी जांच एवं कार्रवाई की जाती है। विगत 3 वर्षों में की गई कार्रवाई का विवरण उपरोक्त अनुसार खंड 2 के उत्तर में वर्णित परिशिष्ट 1 में सम्मिलित है। विभाग द्वारा अवैध बसों के संचालन पर विगत 3 वर्षों में प्रसारित दिशा निर्देशों के प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि आपने अपने प्रश्न में माना है कि रोडवेज रूटों पर अवैध बसों का संचालन होता है और आपने उसी में कहा है कि समय समय पर उड़न दस्ते द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो जब आप इस चीज़ को मान रहे हो कि अवैध बसों का संचालन हो रहा है तो समय समय पर क्यों उसको नियमित रूप से क्यों नहीं उड़न दस्तों का संचालन किया जाए जिससे रोडवेज घाटे में नहीं आए। साथ ही आज तक ऐसी कितनी बसों को जब्त किया गया, तक कितने प्रकरणों में कार्रवाई की गई? अध्यक्ष महोदय, मैंने ये नहीं कहा है कि अवैध बसें नहीं चल रही हैं, पर पिछली सरकार के समय में रोडवेज के रूटों को डीनोटिफाइड किया था और लोक परिवहन की सेवाओं को परमिट दिए गए थे। उस वजह से भी घाटे में वृद्धि हुई है। अभी तक 12,000
12,656 प्रकरणों में हमने कार्रवाई की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि रोडवेज कर्मचारियों का लंबे समय से भुगतान की मांग चल रही है, क्या सरकार उनका भुगतान करने का पर विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक? भुगतान कर दिया गया है और इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में 7वें वेतन आयोग को भी लागू करने की घोषणा की है। वो प्रक्रियाधीन है, जल्दी उस पर निर्णय हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, जिन डिपो के अधिकारियों के अधीन सबसे ज्यादा राजस्व घाटा हुआ है, वहां पर कितने कर्मचारियों को नोटिस दिए गए, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई? कृपया माननीय मंत्री महोदय बताने का काम करें। डिपो के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है। डिपो का घाटे में कोई योगदान नहीं है। जहां जहां अवैध बसें या और कोई चली हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के अनुसार प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित युवा पुरस्कार की वर्षवार विवरण नियमानुसार है। वर्ष 2017-18 में श्री मनीष कुमार दवे व्यक्तिगत श्रेणी, वर्ष 2018-19 में सुश्री दिव्या कुमारी जैन व्यक्तिगत श्रेणी, वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई, वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई, वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। खंड 2 विभाग द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सुविधा हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। खंड 3 विभाग द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सुविधा हेतु वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि यह पुरस्कार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है एवं वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की अभिशंसा नहीं की जाती है। भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए जाकर युवा पुरस्कार दिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी श्रेणी में मैं बताना चाहता हूँ, पुरस्कार के उद्देश्य राष्ट्रीय विकास या समाज के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए युवा व्यक्तियों 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच युवाओं को दिया जाता है। युवाओं को समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करना और इस प्रकार अच्छे नागरिक के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सुधार करना। 3 राष्ट्रीय विकास एवं अथवा समाज सेवा के लिए युवाओं के साथ कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करना। पुरस्कार का विवरण, यह पुरस्कार स्वास्थ्य, अनुसंधान और नवाचार, संस्कृति, मानव अधिकारों को बढ़ावा देने, कला और साहित्य, पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा, सक्रिय नागरिकताएं, सामुदायिक सेवा जैसे विकास गतिविधियों और सामाजिक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए पहचाने जाने योग्य उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा। खेल और अकादमिक उत्कृष्टता और स्मार्ट लर्निंग व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कारों की संख्या 25, युवा संगठन और संस्था के पुरस्कारों की संख्या 10, व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार संख्या 50,000 पदक प्रमाण पत्र दिया जाता है। युवा संगठन एवं संस्थान को पुरस्कारों की राशि 2 लाख रुपए पदक प्रमाण पत्र दिया जाता है। पात्रता की शर्तें, व्यक्तिगत के लिए भारत का नागरिक साधारण पहचान योग्य सामाजिक कार्य करना चाहिए था। यह पुरस्कार जीवन में एक बार मिस्टर बेनीवाल व्हाट इज दिस? सरकार बाहर निकाला। मैं क्या कर रहे हैं बेनीवाल? मैं आई विल आस्क द मार्शल। मैं आपको बोल चुका हूँ, नहीं बताएंगे। मिस्टर पुखराज, ये क्या कर रखा आपने? मिस्टर पुखराज, आई विल कॉल द मार्शल। मैंने मना कर चुका हूँ, डिस्प्ले नहीं करेंगे। ये क्या कर रखा आपने? आप नीचे रखें इसको। नहीं सुन रहे क्या मिस्टर बेनीवाल? मिस्टर बेनीवाल, क्या सुन नहीं रहे क्या? मिस्टर बेनीवाल, आई विल नेम यू। मिस्टर बेनीवाल एंड मिस्टर पुखराज, मिस्टर बेनीवाल एंड मिस्टर पुखराज, मिस्टर बेनीवाल, आई विल नेम यू। मिस्टर पुखराज एंड बेनीवाल, आई विल नेम यू। मिस्टर मार्शल, show them what is this?
धंधा बना रखा है? क्या कर रखा है? मिस्टर चंद्रपान, आई विल नेम मिस्टर चंद्रपान, आई विल नेम यू। ये क्या तरीका बना रखा है? ये क्या बना रखा है? आई सेड मिस्टर, आप नीचे करिए इसको, बाहर फेंकिए इसको। आई विल से मिस्टर पुखराज, आई विल नेम यू मिस्टर पुखराज एंड मिस्टर बेनीवाल, आई विल नेम यू मिस्टर बेनीवाल, आई विल नेम यू मिस्टर बेनीवाल, आई विल नेम यू मिस्टर बेनीवाल। मार्शल कर दिया ना, मार्शल रुको एक मिनट, मैं नीचे करिए कागज को। मिस्टर बेनीवाल नीचे करिए कागज को। मिस्टर बेनीवाल कागज नीचे करिए। मिस्टर बेनीवाल, मिस्टर कटारिया जी उनको नीचे करिए। मार्शल रुकिए, नीचे करिए उसको। कटारिया जी नीचे करवाए, गलत बात है, ये गलत बात है। ये क्या तरीका है कटारिया जी? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? आप अपना प्रोटेस्ट करिए, ये अलाउ नहीं है। आप अलाउ नहीं, ये डिस्प्ले कर रहे हैं। मेरे खुद ने ऑर्डर दिया है कि उसके अंदर कोई डिस्प्ले नहीं करेगा। आप प्रोटेस्ट करिए ना, पर प्रोटेस्ट करने का मतलब नहीं कि आप नियम को तोड़े। आई विल नेम यू, मैंने उस दिन कहा था कि कोई इस तरह का लाके नहीं बताएगा। आप प्रोटेस्ट करिए, पर प्रोटेस्ट करने के बाद ये बात करेंगे क्या माननीय मंत्री जी? सिलसिले में राजस्थान ने अनेकों बार भारत सरकार को लिखा और अनेकों प्रदेश की सरकारों को लिखा। भारत सरकार को राजस्थान राज्य के समस्त राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की अधिकृत सूची उपलब्ध कराने हेतु 12 जुलाई 21, 14, 12, 21 को संयुक्त सचिव कटारिया जी, मैं मिस्टर कटारिया जी, मैं लिमिट हो जाएगी, फिर लिमिट हो जाएगी। इट विल बी लिमिट। आई विल नॉट टॉलरेट इट। मैं ये तैयार, मैं इस तरह का नहीं हूं। मैं मिस्टर बेनीवाल एंड मिस्टर गर्ग, आई विल नॉट टॉलरेट इट। हाउस चले या नहीं चले, पर नियमों का पालन नहीं होगा तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करिए, पर ये तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नहीं सुन रहे? अभी भी नहीं सुन रहे? मैं नहीं सुन रहा। मार्शल कम आउट, थ्रो देम आउट, होगा दिख जाएगी, थ्रो देम आउट। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। जी को कि हमारे एक रिक्वेस्ट के ऊपर 30,000 रुपए उन अमोज किए गए। पहली बार 30,000 रुपए। हमें पता था कि 16,000 के अंदर हमारा एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर कैसे गांव के अंदर अपनी सेवाएं दे सकता है। आपने 5 साल में 1 रुपया बढ़ाया क्या? उनका 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। आज वो पैकेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक भी उपलब्धि नहीं बताई इन्होंने। अभी शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने की, एक उपलब्धि नहीं बताई। और उपलब्धि थी भी नहीं तो बता भी क्या सकते थे। एक उपलब्धि मुझे जरूर ध्यान में है, कि हमारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, उसका नाम जरूर उन्होंने चेंज किया भामाशाह योजना, ताकि उस योजना का नाम चेंज किया जो पूरे देश के अंदर नहीं देश के बाहर भी लोगों ने तारीफ करी, उसको सराहा। अभी बात मशीनों की कर रहे थे कि बहुत सारी मशीनें हैं जो वहां पे धूल फांक रही हैं, उनको यूज नहीं आ रहा, कमीशन का खेल होता है। मैं जहां तक समझता हूं कि जितनी स्टडी हमारे माननीय सदस्य मालियो नगर आने वालों ने की रखी है इस मामले पर, मैं लगा लो भाई साहब, मैं लगा लो, क्योंकि वन साइडेड वन वे है, थालो मामलो मन पता है वन वे है। सर सभापति महोदय, अब ये बोल तो गए लेकिन ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि वन वे मामला है इनका।
इनको कहिए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। हाँ, दोनों तरफ लगा ले। धन्यवाद 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 सर। तो इनके बारे में इनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता कमीशन का खेला। मैं जहां तक समझता हूं कि वो मशीनें क्यों बेकार पड़ी है, क्यों नहीं पड़ी है, आप सब समझते हो। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि 3 साल पहले जिस महकमे को आपने चलाया और जो महकमा 2013 में हम छोड़ के गए थे आपके पास में, उसके बाद की आपकी सरकार ने चिकित्सा विभाग का बट्टा बैठाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, माननीय सदस्य, आप उन्हें इनवाइट नहीं करें, आसन को संबोधित करें। और मैं आपसे सभी से आग्रह करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो निर्देश दिए वो माननीय नेता प्रतिपक्ष से इनसे सबसे वार्ता करके दिया है। अब आप यदि बीच में इस तरह से इंटरवीन करेंगे तो जो बोलने वाले वक्ता बैठे हैं, जिनको मात्र 7-7 मिनट दिया जा रहा है, उन्हें तकलीफ नहीं होगी क्या? आप तो जो है टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, मैं आपसे मुखातिब हूँ विराज जी, आप एज टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, बोलेर गए, ये लोग सुबह से आकर के शाम तक बैठते हैं, इनका क्या होगा भाई? मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया इंटरव्यू नहीं करें और समय का ध्यान रखें। जो वक्ता बोलने के लिए सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठे रहते हैं, उनका सम्मान करें। वो नए वक्ता आए हुए, नए जो है विधायक बने, तो उनको आप कुछ सीखने तो दें। आप, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप दोनों से, कृपया इंटरव्यू नहीं करेंगे दोनों के दोनों। हाँ, उनको कह दिया, आप उनको इनवाइट मत करिए, आप आसन को संबोधित करिए। सभापति महोदय, हम कब किसी को इनवाइट कर रहे हैं? जब वो बोल रहे थे हम तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुन रहे थे। हमारा पूरा हम सब बैठे थे चुपचाप, एक सामान्य स्टूडेंट की तरह सुन रहे थे। और ये संवेदनशील बताने वाले उपनेता जी संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा तय कर देते। हम नए लड़कों को बोलने का मौका नहीं देते और सुनने का मौका नहीं देते। अब रवाना हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं इनवाइट ये तो कर ही सकता हूं, बैठ के सुने हमारा। आप अपना वक्तव्य जारी रखें। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पहले 5 लाख और अब इसमें 10 लाख रुपए तक की सीमा तक निःशुल्क उपचार होगा। ये जनता के लिए संजीवनी की तरह सिद्ध होगा, जिसमें कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा जैसी सैकड़ों बीमारियों का इलाज होगा। कृषि बजट में भी औषधीय खेती व जैविक खेती को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। और जब बजट के ऊपर माननीय सदस्य सब बोल रहे थे, विपक्ष के सब एक ही चिंता कर रहे थे माननीय सभापति महोदय कि ये घोषणाएं तो कृषि बजट के अंदर सड़कों के ऊपर, लेकिन ये बजट की घोषणाएं पूरी कैसी होंगी, पैसा कहां से आएगा, सब एक बात पर चिंता कर रहे थे, चाहे प्रतिपक्ष के हमारे सम्मानित नेताजी हो। मेरा ये मानना था कि आप लोगों को सुझाव देने चाहिए थे। ये तो बात वैसे ही होगी कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है कंपटीशन की और गांव वाले, मोहल्ले वाले, घर वाले उसको ये ताना दें कि तू कैसे IAS बनेगा, तू कैसे डॉक्टर बनेगा, तू कैसे बनेगा, हम देखेंगे तू कैसा बनेगा। और लास्ट के अंदर वो बच्चा ये कहता है कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन ये योजनाएं पिछले 3 साल के अंदर जितनी धरातल के ऊपर हम लोग लेके आए, हमारी सरकार लेके आई है, आने वाले वक्त के अंदर जब ये धरातल पर आकर लोगों को फायदा देगी, उस समय आपको एहसास होगा। वरना आपके पास में 2 साल बाद में चुनाव है, निश्चित रूप से जनता की अदालत में आप और हम जाएंगे तो जनता फैसला करेगी। उसके लिए बधाई हो, आपको बधाई हो, बहुत बहुत बधाई कि आपको जीत की बधाई। लोकतंत्र के अंदर ये सब चीजें चलती है। पंजाब के लिए भी आपको विशेष बधाई 5-4 सीटों के लिए, वहां भी आपके लोग थे। पंजाब के अंदर भी तो 5-4 सीटें गिनती की आई है, वो भी कैप्टन साहब थे मिलकर। अरे छोड़िए आप इस बात को, हमने भी बहुत अच्छी जीत देखी है, अच्छी जीतें देखी है और हार भी देखी है। लोकतंत्र के अंदर हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हार जीत चलती रहती है। और हम लोग आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित जरूर है, लेकिन निराश नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर सब चीजें आएंगी, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी के उस कथन को सार्थक किया है, जो आप लोगों की एक क्वेरी चल रही थी बार बार। मैं कहना चाहता हूं, मंडेला जी क्या एक कोड है वो आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि जब तक किसी को काम नहीं दिया, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुझे आज भी याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी 8 से 13 के बजट में, तब पूरे विपक्षी सदस्यों ने एक ही बात कही कि क्या संभव है, क्या सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री इलाज मिल सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जांचें पूरी हो जाएंगी।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान के अंदर वो व्यक्ति, वो परिवार जिनके घर में बेटा और बेटी दोनों बीमार हो जाते थे, ऐसे इलाके में नाम नहीं बताना चाहता, उन इलाकों के अंदर मैं प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने काम किया है। वहां पे देखा कि बेटा बेटी बीमार है, बेटे का इलाज पहले माता पिता करा रहे हैं। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला नहीं, पैसा हमारे पास इतना ही है कि बेटे का इलाज कर पाएंगे, बेटी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, वो योजना चालू हुई और चालू होने के बाद में उसका रिजल्ट पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। इस बजट में भी आपने, मैं समझता था कि माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी बहुत अच्छे सुझाव देकर और ये बजट कैसे सफल हो, कैसे जनता का काम हो, ये बात जरूर बताएंगे। लेकिन सारे सदस्यों ने नकारात्मक बातें की, इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें की कि आदमी उत्साह के रूप में कोई काम करे तो वो वैसे ही सोचे कि अब कैसे हो पाएगा, इतने सारे एक साथ हम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन आपने जितने भी हमले किए हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया कि घोषणा मैंने सोच समझ के की है, मैं जितनी भी घोषणाएं करता हूं वो खुद उसको मॉनिटर करते हैं, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। ये बात किसने कही? ये हमारे सदन के नेता ने। और जैसे ही आपके केंद्र सरकार के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी, आपके नेता मोदी जी, उनसे पत्रकारों ने पूछ लिया, सदन के अंदर विपक्षी सदस्यों ने पूछ लिया कि नोटबंदी की विफलता, जीएसटी की विफलता, कोविड के समय जो आप लोगों ने जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर रात को अचानक आपने लॉकडाउन लगा दिया और उसके बाद में उपजे हालात के बाद जिस प्रकार से आपका फेल्यूर जनता ने पूछा, विपक्षी सदस्यों ने पूछा, समाचार पत्रों ने पूछा, तो आपके प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बैठा हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा। उन्होंने एक बात मुझे पता है, एक भाषण में उन्होंने कहा कि ये सारी समस्याएं देश की निपटेंगी तो ठीक है, वरना मेरा क्या है, मैं तो सन्यासी हूं, झोला उठाऊंगा और हिमालय की तरफ निकल जाऊंगा। एक प्रधानमंत्री जी, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए आसीन व्यक्ति अगर ये बात कहे तो आप सोचिए कितने करोड़ों यानी 150 करोड़ देशवासियों को भ्रम में डालने वाला बयान था ये सभापति महोदय। बेरोजगारों को सकते में डालने वाला उनका बयान था, उनके सपने तोड़ने वाला बयान था। ये तो वही बात हो गई कि एक बस चलाने वाला व्यक्ति, उसमें 50 सवारी बैठी है और उसके बाद के अंदर वो बस चला रहे हैं, वो सवारियां कह रही है कि आगे बहुत बड़ा टूटा हुआ पुल है, कैसे निकालोगे? जब बीच में चली जाती है गाड़ी, उसके बाद में कहता है कि भैया अब आप तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो कूद रहा हूं, और वो छलांग लगा देता है। इस देश को आपने इस स्थिति में डाल दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी सरकार का आप हौसला बढ़ाइए, जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनके बातों को आपको सपोर्ट करना चाहिए और सुझाव देकर इन योजनाओं को आगे बढ़ने का काम आप लोगों को करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे आज भी याद है कि भारत के 16 राज्यों के प्रतिनिधि आए थे उस समय मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का अध्ययन करने के लिए, 16 राज्यों के, जिसमें गुजरात भी इनका शामिल था। तब भी हमने ये बात कही थी इसी सदन के अंदर, इस पवित्र सदन के अंदर, कि गुजरात की एक टीम आई है और वो टीम, आप लोग तो विरोध कर रहे हो, लेकिन गुजरात की एक टीम आकर, जिसमें कई माननीय सदस्य थे विधानसभा के और आईएएस लोग थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने आकर हमसे एक एक चीज पूछा कि आपने किस तरह से गांव लेवल पे ग्राउंड जीरो तक आप ले जाकर इस योजना को सफल बना रहे हैं। और ये लोग अब गुजरात को मुख्यमंत्री मन तो टाइम पर तो भाई, हाँ, नरेंद्र मोदी जी थे। मैं अब क्या कि अब वो बातें बहुत टाइम की हो गई अब। और हिंदुस्तान से तो लोग आए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार पैटी कोसार्ड भी निःशुल्क दवा योजना की जानकारी लेने के लिए हमारे जयपुर के बस्सी आए। उन्होंने भी प्लानिंग देखी और इस योजना को सराहा। माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना और पुरानी पेंशन बहाली, चिकित्सा विभाग के बहुत सारे कर्मचारी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। खुशी की लहर है कर्मचारियों के अंदर। एक सीएमआर के अंदर तो एक महिला बैठी थी कर्मचारी, उसने कहा कि हमें बुढ़ापे की लाठी दे दी है।
चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई वो महिला थी। आप सोचिए, अगर उनको इतना विश्वास मिल जाए सरकार की तरफ से कि आप चिंता मत करो, आप जो जनता के प्रति आपकी जो जवाबदेही है, जो काम है, उसको करते जाइए, सरकार आपके भविष्य का, आपके परिवार का ख्याल रखेगी। ऐसी योजना को वापस बहाली करके इस प्रदेश की जनता को, प्रदेश के उन लाखों कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबल प्रदान किया है। माननीय सभापति महोदय, पूर्व चिकित्सा मंत्री जी बैठे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने जो सुधार किए थे 8 से 13 में और 13 से 18 के अंदर आपने किस कदर उन सुधारों को खराब किया, वो आपके सामने बताना चाहता हूं। सिर्फ तीन चीजें बताना चाह रहा हूं। सीएससी, पीएससी और उप स्वास्थ्य केंद्र, हमने कितना बड़ा गांव-गांव तक हॉस्पिटलों का भवन भी नहीं बना पाए। हमने भर्तियां निकाली थी उसमें 45,000 की, वो भर्तियां भी आप लोग कटौती कर करके उनको खत्म कर दिया। और उस समय आपके 2008-9 में जब आपका कार्यकाल था, उस समय सीएससी 367 थी माननीय सभापति महोदय पूरे राजस्थान में, और हमने उसको बढ़ाकर 563 किया, 563। और इन्होंने पूरे 5 साल में 563 को बढ़ाकर 606 किया, यानी मात्र 43 आप लोग सीएससी खोल पाए पूरे राजस्थान में। और ऐसे पीएससी 1503 थी 2008 में, हमने उसको बढ़ाकर किया 2081, यानी 578 खोली 5 साल के अंदर। और इन्होंने 13 से 18 में मात्र 9 पीएससी खोली है माननीय मालवीय नगर के आने वाले सदस्य साहब, मात्र 9। आंकड़े आप स्वास्थ्य विभाग से लाऊंगा और कहीं से लाऊंगा? अरे भाई, ये तो आप लोग बोलोगे उस समय सही रख देना, हम अगर मिथ्या बोल रहे हैं तो हम भी मांग लेंगे। हम तो लाए तो उसी वेबसाइट से हैं, कहीं अलग से तो लाए नहीं है। एक बहुत बड़ा पाप किया माननीय कालीचंद श्राफ साहब आपने चिकित्सा मंत्री रहते हुए। माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, अरे लांछन इसलिए कहना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग के हमारे पीएससी, सीएससी आपने पीपीपी मोड पे दिए नहीं दिए, बता दीजिए आप। पीपीपी मॉडल पे दिए माननीय सभापति महोदय इन्होंने। और आपको ध्यान है कि उस समय हम लोग मात्र 21-22 लोग ही बैठे थे विपक्ष के अंदर, 163 लोग थे इधर। इन्होंने चिकित्सा संसाधन पीपीपी मोड में दे दिए, और वो भी पीपीपी मोड उन व्यक्तियों को जिनको खुद का हॉस्पिटल चलाने का, हमारे सरकारी हॉस्पिटल जो जनता का विश्वास का प्रतीक होता है वो अस्पताल, उस अस्पताल को इन्होंने प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया। मुझे तो ताज्जुब हुआ जब ये उपनेता जी कल परसों एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक बिल आ रहा था, उस पर उन्होंने कहा कि निजीकरण कर रहे हो, निजीकरण कर रहे हो। आपने स्कूलों का भी निजीकरण करने का सफल प्रयास किया उस समय आपने हॉस्पिटलों को भी आपने पीपीपी मोड पे दे दिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उनके कॉन्ट्रैक्ट जो आपके द्वारा किए गए वो खत्म हो रहे हैं, हम वापस लेके आ रहे हैं, वापस सरकार के अंदर उन अस्पतालों को ले रहे हैं। लोगों के अंदर खुशी की लहर इस बात की। माननीय सभापति महोदय, 108 एम्बुलेंस संजीवनी बनकर उभरी है पूरे राजस्थान के अंदर, नहीं पूरे देश के अंदर। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का जॉइंट वेंचर है, दोनों मिलकर चलाते हैं इसको। लेकिन मुझे कहते हुए दुख है, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी आपका ध्यान विशेष तौर से आकर्षित करना चाहूंगा। एम्बुलेंस उन लोगों के लिए जो तुरंत कोई गाड़ी किराए की नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता। हमारी 108 एम्बुलेंस उस पेशेंट को ले जाकर अस्पताल तक पहुंचाती है बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के। आज निजी कंपनियां 2008 से लेके तब से लेके जब से ये योजना चालू हुई है, हम निजी कंपनियों को ठेका दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप सब विधायक महोदय, चाहे पक्ष के और विपक्ष के हो, आप अपनी आत्मा से सोच लेना। 108 एम्बुलेंस के कहीं पे टायर नहीं है, कहीं पर उनमें डीजल के पैसे नहीं है। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने एक नवाचार किया है। अभी एक कंपनी है, ये जीवीके, एक भ्रष्ट कंपनी है जीवीके कंपनी, इसने एक नवाचार किया है माननीय सभापति महोदय। इन्होंने कहा कि हमें कंपाउंडर वो चाहिए जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि वो दोनों काम एक व्यक्ति से कराना चाहते हैं। बाकी नियम ये है
कि एक एम्बुलेंस के अंदर 5 लोग रहने चाहिए, यानी 2 EMT और 2 पायलट और एक रिलीवर, ऐसे करके 5 का स्टाफ होना चाहिए। लेकिन ये कहीं पे एक व्यक्ति से, कहीं पे 2 व्यक्ति से। और आपको पता है कुछ जिलों के अंदर नागौर जिले जैसे CMHO ने तो उनका पेमेंट भी रोक दिया है। अपना पैसा पूरा ये उठाते हैं अपने से, और पैसा भी कितना उठाते हैं कि 2021-22 में इन एम्बुलेंस के संचालन में करीब 199.68 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसमें NHM से 88 करोड़ और राज्य सरकार से करीब 111 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्यों की, चाहे पक्ष विपक्ष निर्दलीय, सबको मिलाकर एक कमेटी बना दीजिए। एक बार जाकर हम लोग इनकी ऑडिट तो करें, हम जांच तो करें एक बार जाकर कि किस कदर इन लोगों ने हमारा राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से पैसा तो उठाते हैं जीवीके वाले, लेकिन वो पैसा आगे कितना दे रहे हैं, कितना स्टाफ को रखे हुए हैं, स्टाफ के नाम पर ये लोग कितना पैसा उठा रहे हैं, इसकी ऑडिट होनी चाहिए। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, हो सकता है कि कुछ लोग वो ये समझे कि भाई हमारा कोई व्यक्तिगत है, मैं तो कह रहा हूं व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं होता है, हम सब लोग ट्रस्टी हैं। और एक मांग भी करना चाहूंगा, आप जब जवाब दें माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से, जो भी हो, एक भला कर दो इस राजस्थान पे, एक नई परंपरा शुरू कर दो पूरे देश के अंदर कि NRHM से जुड़े हुए जितने भी ये कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे EMT हो, चाहे ऑफिस का पूरा स्टाफ जो इनको संभालता है, उस योजना में जो लोग लगे हुए हैं, इनको परमानेंट करो। परमानेंट करने से क्या होता है, क्योंकि ये लाला की नौकरी करते हैं, उसकी मर्जी है उसको निकाल देता है, मर्जी है उसको रख लेता है, और इसमें नौकरी लगाने के अंदर कोई मेरिट की आवश्यकता नहीं है। इनको पास में ये बार्गेनिंग करते हैं कि हम 8,000 रुपए देंगे तेरे को, काम करना है क्या, दूसरा आ गया वो 7,000 में तैयार है तो 7,000 रुपए में। आज सोचिए कि 7,000 रुपए के अंदर वो ड्राइवर उस एम्बुलेंस को चलाएगा 24 घंटे, तो लास्ट के अंदर वो क्या करेगा आप खुद समझ जाइए। मैं कहना नहीं चाहता किस कदर से टायर उठा ले जाते हैं, डीजल ले जाते हैं निकाल के उसमें से। तो आप एक बार अगर ये स्टाफ परमानेंट हो जाएगा 108 का, तो वो व्यक्ति रुचि लेके उसमें काम करेगा, उसकी जवाबदेही भी तय हो जाएगी कि हाँ मैं परमानेंट नौकर हूं, परमानेंट मैं काम करता हूं, इसलिए मेरी नौकरी जा सकती है। वो लोग तो वो है, उनको तो कभी भी उठा दो, कभी भी लगा दो। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि 108 एम्बुलेंस के अंदर जितने भी स्टाफिंग में जितने भी वर्ग हैं, उन सबको परमानेंट करने की एक चिट्ठी केंद्र सरकार को जानी चाहिए, वरना केंद्र सरकार से यह भी निवेदन करना चाहिए कि ये सब राज्यों को सौंप दे, तो राज्य अपने अपने स्तर के ऊपर ये एम्बुलेंस को चलाना चाहिए। ये मेरा आपको निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, कोरोना नाम सुनकर भी वो समय याद आता है जब हमने इतने लाशों को देखा, इतने अपने लोगों को मरते